ओके बच्चों। अच्छा, ये है अनोवा। व्हाट इज अनोवा? ठीक है। और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इसके अंदर, जिनोवाइड एनालिसिस के अंदर अनोवा कब यूज करते हैं? व्हाट इज अनोवा? ये है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है। ये क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टूल है that is method to compare means across group. It determines if at least one group mean is different from other. फर्ज किया, हमने देखा कि आप सबको ना हमने किसी जगह टास्क कोई टास्क दिया। फर्ज किया आपको मैंने कहा कि आपने ना असाइनमेंट जमा करवा दिया। ठीक है। आयशा पहले दिन ही दे देती है। ठीक है। और जो साजन है ये 1.2 डेज में देता है। वन अभी अभी फर्ज गया, आशा दे देती है 20 घंटे में, और साजिद देता है 21 घंटे में, नेहा देती है 22 घंटे में। ठीक है। बदर जमान साहब दे देते हैं 25 घंटे में। ठीक है। और अरीबा देती है 72 घंटे बाद। व्हाट डज इट मीन? एक ऐसी बीच में है जो डिफरेंट है, जो कि मारिया मारिया नाम है उसका। मारिया देती है 18 घंटे में दे देती है। ठीक है। तो अब है, लेकिन एक ऐसा डिफरेंट है, बाकी सारे तकरीबन सेम है। बाकी सारे क्या है? सेम है। सिर्फ एक ऐसा है जो अरीबा का है, जो कि 72 आवर्स के बाद वो असाइनमेंट जमा करवाती है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अनोवा इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू कंपेयर मीन्स अक्रॉस ग्रुप्स। अच्छा, इट हैव डिटरमाइंड इफ एट लीस्ट वन ग्रुप मीन इज डिफरेंट। अच्छा, जब मैं बात आयशा की कर रहा हूं तो आयशा का मतलब है तीन आयशा है। एक ने 18 आवर्स के बाद डाटा दिया है, 18.2 के बाद दिया। इट विल रेप्लिकेट ऑफ थ्री। वन ग्रुप मींस जिसके अंदर थ्री रेप्लिकेट हो, एक ग्रुप है। एक ट्रीटमेंट के अंदर थ्री रेप्लिकेट होते हैं। अब ये यहाँ पर जो मीन की बात कर रहे हैं, ये मीन है उस ग्रुप का मीन, जो इस ट्रीटमेंट का मीन है। अब हमने देखना है कि हमारे पास ये 15 ट्रीटमेंट है, उनमें से अगर 14 की 14 ट्रीटमेंट का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक का डिफरेंट है, तो तब पी की वैल्यू 0.05 से कम आ जाएगी। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर पता है कि टोटल का सेम तरह का रिजल्ट है, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 0.05 से ऊपर। इट मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। ठीक है, जो कि दूसरों से, उनमें से कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो दूसरों से डिफरेंट हो। समझ आ रही है? ठीक है। अनोवा इसलिए। अच्छा, और टी टेस्ट सिर्फ दो को आपस में कंपेयर करने के लिए, दो ट्रीटमेंट को बढ़ गया आयशा का कंपैरिजन करना रिपा के साथ। ठीक है। अब हमने देखना कि इन दोनों में अगर तो आयशा की वैल्यू 5 आ रही है, रिपा की वैल्यू आ रही है 25, इट मीन देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर आपकी 5 आ रही है, इसकी 5.5 आ रही है, इट मीन पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर आएगी। अगर, समझ आ रही है? अगर एक की 5 है, एक की 25 है, और 5 3 का एवरेज है, वो 5 क्या है? एक ही तरह की ट्रीटमेंट तीन प्लांट्स को दी है। एक ही तरह की ट्रीटमेंट थ्री प्लांट्स को। यू आर मास्टर्स के स्टूडेंट, यू नो कि ये चीजें कैसे हमने इसको मैनेज करना है। अभी आपका जो जीन के एक्सप्रेशन का डाटा है, अगर उसके अंदर पड़ गया, एक डाटा है हमारा कंट्रोल 0 आवर्स के ऊपर, एक है 24 घंटे के बाद, एक है 48 घंटे के बाद, एक है 72 आवर्स के बाद, एक है 7 वीक्स के बाद। अब हमारे पास कितने ग्रुप्स हो गए? 0, 24, 72, 5 6 ग्रुप हो गए। और अब जीरो पे हमारे कितने हैं? जीरो पे कितने हैं? तीन रेप्लिकेट है एटलीस्ट। समझ आ रही है कि जीरो पे कितने रेप्लिकेट है? कंट्रोल पे 3 है, बाकी सब पे 3 है। अब आपको समझ आ गई अरीबा? अच्छा, अब आपने क्या करना है? इसकी बात है कि इसकी दो तरह के अनोवा होते हैं। एक होते हैं वन वे अनोवा, एक होता है टू वे अनोवा। वन वे अनोवा होता है कि अगर एक ही फैक्टर हो, पर लेकिन नाइट्रोजन के डिफरेंट लेवल हो, लेकिन फैक्टर एक ही हो।
अच्छा, तो उसे हम कहेंगे वन वे अनोवा। लेकिन अगर टू वे अनोवा से कहते हैं कि आपने डिफरेंट फर्टिलाइजर भी दिए प्लांट्स को और साथ में डिफरेंट इरिगेशन लेवल भी दिए, तब वो होगा टू वे अनोवा। जब उसको फैक्टोरियल भी दो फैक्टर्स हो गए, उसमें क्या हो गए, टू फैक्टर्स। अब यहाँ पर देखें ना, अब जो वन वे अनोवा है, दिस स्पेस मींस फॉर मल्टीपल ग्रोथ बेस्ड ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, ओनली फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर वेरिएबल है लेकिन उसके डिफरेंट, फॉर द जीरो कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया, नाइट्रोजन दी, 5 kg दिया एक पौधे को, सिट्रस का एक पौधा है, एक को 10 kg दिया, एक को 15 kg दिया, एक को 20, लेकिन है एक ही फैक्टर, क्या है, एक, लेकिन उसके मल्टीपल ग्रुप्स हैं। जो फैक्टर्स एक है लेकिन ग्रुप्स उसके कितने हैं, मल्टीपल ग्रुप है, तो उसको हम कहेंगे वन पेयर होगा। लेकिन यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, पता ना आपको, एक डिपेंडेबल वेरिएबल्स होता है, इंडिपेंडेंट, इसमें फर्क क्या होता है? मैक्सिमम एक आउटपुट है, एक इनपुट है। जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो इनपुट्स होती हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जो हम ऐड करती हैं चीजें, जो एडिशन करते हैं, जो चीजें ऐड करते हैं, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम कहते हैं नाइट्रोजन का जो लेवल है, ये नाइट्रोजन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। आउटपुट क्या है, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है, यील्ड आ जाएगी, जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा, विटामिन सी कंटेंट हो जाएगा। जब प्लांट के अंदर कोई एंटीऑक्सीडेंट है तो उनका हम एनालिसिस कर लें, या उसको फिनोटाइपिक वेरिएशन हमने आइडेंटिफाई करनी है, तो ये सारे क्या है, आउटपुट्स हैं। अच्छा, अब आगे है कि इसके लिए डिफरेंट हम आर एंड पाइथन। मैं आप लोगों को ना पहले ये नो बाइट के एक दो लेक्चर कंप्लीट करके ना, उसके बाद ना फिर मैं आपको ना आर के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन नो बाइट वाला अपना ना काम पूरा कर लो एक दो हफ्ते, एक अगले हफ्ते तक ना, ठीक है। और राइटर भी मुकम्मल करके मुझे भेज दें, फिर मैं आपको आर आर की बेसिक से लेकर इंशाल्लाह आप कहेंगे कि कोई चीजें हमें ना सिखाई है, जिससे हमें फ्यूचर में डाटा साइंस में, डाटा एनालिसिस में, आपको इवन अपने बिजनेस आपको कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फायदा होगा। आपको नए टूल्स डेवलप करने में भी आपको इंशाल्लाह फायदा होगा कि डाटा साइंस, एग्रीकल्चर, प्लांट साइंसेज और बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो भी है, इन सबको हम समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब है सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं इसके अंदर, मैं अभी आपको थोड़े से बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि मैंने ना आप लोगों के लिए एक अनोवा, ये ना स्टैटिस्टिका 8.1 है, क्या है, स्टैटिस्टिका 8.1 है आप लोगों के पास? अगर नहीं है, आपने यहाँ जाना है, अ, यहाँ पर जाके आपने क्या करना है कि जिनोम एनालिसिस टूल में जाना है। कहाँ जाना है, ये जो मैंने इधर आप लोगों को, ये देखो ना, टूल्स के अंदर जाएंगे आप, यहाँ पर मैंने ना एंड नोट डाउनलोड कर लेना आप लोगों ने। एंड्रॉइड नहीं, स्टैटिस्टिका 8.1, एसपीएसएस पे कर लें। अगर ये यहाँ पर ना ये है, ये वाला जो है ना, यहाँ से आप करेंगे ना, तो यहाँ पर 8.1 में डाउन इस पे करते हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि एसपीएसएस पे कैसे काम करना है। नेक्स्ट आपने लेक्चर लेना है एसपीएसएस पे कैसे। ठीक है, नहीं नहीं, वो अच्छी बात है, आपने मुझे एसपीएसएस का ना जो है ना, उन्होंने कोई आपको सॉफ्टवेयर दिया है? चलें, गुड हो गया। अच्छा, अब ये हो गया, यहाँ से आप इसको लिंक करेंगे ना डाउन, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ना स्टैटिस्टिका 8.1 में जाना है। स्टैटिस्टिका ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है, आपने इंस्टॉल कर लेना वहां से, ठीक हो गया। अब आपने ना इसके लिए जो अरीबा ने मुझे डाटा भेजा है, मैं उसको एनालाइज करके बताता हूँ कि आपने आपने इसके लिए फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है आपने, अनोवा के लिए। ये वो काम है जो प्रैक्टिकली अब आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो दैट्स ग्रेट।
ये आपका डाटा है। भूख लगी, चले चले है। ओके, अब ये है, ये वो डाटा है आपका जो कि ओरिजिनल है। ठीक हो गया। जैसे क्या मैं कह रहा हूँ कि ये जहां से लेकर ना आपका, मैं ना सिर्फ क्या जी, आपने वो भेज दें मुझे। बच्चों पहले एक मिनट आमना, एक मिनट आप इसको ना, फर्ज किया ये जीन आईडी है, सिंपल आईडी है, ट्रांसक्रिप्ट है, ये मॉक है ना। अच्छा आप ना यहाँ से लेकर ये जो सारा डाटा है ना आपका, यहाँ तक डाटा है, फर्ज किया सिर्फ इतनी जीन मैं फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है आपने, और इसको मैंने ना यहाँ पर इसको किया। अब ये देखें कि ये मॉक है, ये ट्रीटमेंट ऊपर है, जीन एक्सप्रेशन इधर है। हमने क्या करना है कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसको ट्रांसपोज कर देना। हमने जो ट्रीटमेंट है वो इस तरफ रख ली है। ठीक है, और जो जीन का एक्सप्रेशन का डाटा है वो, ठीक है, दूसरी तरफ है। ठीक है, ये ऐसे ही आ गया ना। ये क्या हो गया, छोड़े इसको। अच्छा बच्चों, ओके, अब हमारे पास है बच्चे, ये जहां पर है हमारे पास मॉक है 12 आवर्स, मॉक है 48 आवर्स। अच्छा मॉक का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। मॉक का मतलब क्या है? कंट्रोल। ठीक है, यहां पर हमारा एक डाटा है, हमारे पास ये ना, यहाँ पर ना दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि कंट्रोल, ठीक है, और एक है पैथोजन। कंट्रोल और पैथोजन भी। पहला जो हमारा डाटा है उसके अंदर है कंट्रोल, कितना ये मार्कर, ये पढ़, ठीक है, हमारा है कंट्रोल, ये लिखना, यहाँ पर है एक है टाइम, टाइम भी है ना, क्या क्या चीज है? 12 आवर्स, ठीक है, ये है हमारे पास जीन आईडी, ये है हमारे पास, बस मैं इस सारे को ना मैं यहाँ से लेकर ये सारा ही डिलीट कर दूं, इसको दोबारा से मैं लिखता हूँ। मैं एक मिनट, इसको हम फर्जी तौर पे जीन इधर ट्रीटमेंट आ गई, फर्ज किया G1, ये डिफरेंट जीन्स हैं, हमने फर्जी नाम दे दिया उसका एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो अब ये देखे ना, तो ये पहला है मॉक 12 आवर्स, मॉक 48 आवर्स, 12 हजार,
और 48 आवर्स, सिर्फ दो ही है ना हमारे पास है। टाइम, टाइम कितना है? टाइम हमारे पास है दो, एक 12 आवर्स है, एक 48 आवर्स। एक हो गया फैक्टर टाइम, एक हो गया फैक्टर टाइम। और दूसरा हमारे पास फैक्टर है पैथोजन। क्या है? पैथोजन। दूसरा है हमारे पास एच स्मॉक, तलवार स्मॉक, फिर पार्व, तलवार। तो वैरायटी एक ही है, वैरायटी नहीं डिफरेंट है ना, पैथोजन डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है? वैरायटी सेम है तीनों के अंदर। और पैथोजन है, पैथोजन हमारे पास है तीन। पैथोजन कितने हैं? पैथोजन तीन का मतलब क्या है? एक कंट्रोल है, वो उसको भी आप पैथोजन कंसीडर करेंगे। एक, दो, तीन हमारे पास है। दो पैथोजन है और एक कंट्रोल है। दस कंट्रोल का मतलब है इसको कुछ नहीं दिया, इसको कोई पैथोजन नहीं दिया, वो भी एक पैथोजन की हम कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास टाइम कितने हैं? दो। पैथोजन कितने हैं? तीन। अब टू को थ्री से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, और टोटल रेप्लिकेंट कितने हैं हर एक के? पहला वाइस के अंदर कितने हैं? थ्री। इट मीन इसको आप थ्री से और मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ गया? 18। अब हमारे पास जो आंसर क्या आया? 18। इनमें टोटल 18 सैंपल्स होने चाहिए। तो ऐसा ही है, देखो इधर, ऐसा ही है ना। हमारे पास सैंपल्स कितने हैं? 18 है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि पहले में हमने लिखने हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। इसको मैं इधर करके इंसर्ट इंटायर कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर लिखे 5 सैंपल, वो कितने हैं? कितने? 18। 1, 2। अब आप इस दोनों को ड्रैग करके अप टू 18 हो जाएंगे। ठीक हो गया, हमारे पास 18 सैंपल्स हो गए। तो अब हमने नेक्स्ट क्या है? टाइम। क्या है? फैक्टर कौन? दो फैक्टर्स हैं इसमें। इंसर्ट, हमारे पास है, हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं? एक टाइम है, एक पैथोजन है। यहां पर हमारे पास पहले टाइम है, फिर पैथोजन को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कितने हैं? दो। कितने हैं? यहां पर हम लिख देंगे टाइम। टोटल सैंपल कितने हैं? 18। 18 को अब हम दो पे डिवाइड करेंगे। किस पे डिवाइड करेंगे? टू पे। तो कितने आ गए? 9। 9 हम वन बार लिख देंगे, और टू हम ये 9 बार लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 18 हो गए। तो टाइम के बाद हमारे पास और कौन सा फैक्टर है? पैथोजेंस। अब हमने क्या किया कि इंटायर कॉलम इधर, ये आपको आता होगा, ऐसे समझाया आपको टीचर ने? ऐसे नहीं समझाया? असल में मसला यही कि हमारे जो स्टैट वाले हैं ना, वो हमें इंजीनियर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमें इंजीनियर नहीं बनना, हमने इसके ड्राइवर बनना है। हमने स्टैट क्या क्या बनना है? ये मैं जो आपको ड्राइविंग सिखा रहा हूँ, हम फार्मूलाज नहीं सिखा रहा, वो इंजीनियर बनना है। समझ आ गई आपको? अब ये देखना, यहां पर है, अब आपने पैथोजन कितने हैं? तीन। अब 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। अब वन, 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 टू, 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 थ्री, थ्री। अब आपने एग्जैक्टली इसको कॉपी करें, इसको इधर पेस्ट कर दें, यहां भी वही आ जाएगा। अब आगे आ गया रेप्लिकेट। अब आगे क्या आ गया? इंसर्ट इंटायर कॉलम। अब है, इधर आ जाएगी इसके रेप्लिकेट। क्या आ जाएंगे? क्या रेप्लिकेट का मतलब है? 1 2 3, 1 2 3। हम्म, तो 9 को फिर जितने पैथोजन है उससे डिवाइड कर दो। ये टू फैक्टर्स है ना इसके अंदर। पैथोजन को इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ना। अब जो पहला हमारा सैंपल है ना, वो टाइम वन है,
ऑक्सीजन 1 है, इसका रेप्लिकेट नंबर 1 है, ठीक है। फिर टाइम 1, ऑक्सीजन 1, कंट्रोल, ये 1 जो कंट्रोल है उसका रेप्लिकेट नंबर 2, 3, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हर एक के साथ ट्रीटमेंट बन गई। अब हमारे पास एक्चुअली ट्रीटमेंट कितनी है बताएं। ट्रीटमेंट है हमारे पास 6, ट्रीटमेंट कितनी है, 6 ट्रीटमेंट है। उसके हर एक के रेप्लिकेट, हर ट्रीटमेंट के 3 रेप्लिकेट है, हर ट्रीटमेंट के, ऐसे ही है साजिद, अभी अब 1 2 3 है ना, हर एक के 3 रेप्लिकेट्स है। एक्चुअली तो ट्रीटमेंट हमारे पास है, ये एक ट्रीटमेंट है, ये T1 हम इसको कह देंगे, ये यहाँ आगे 3 तक ये T2 है, फिर T3 है, फिर T4 है, ये T5 है, फिर T6 है। टोटल कितनी ट्रीटमेंट है हमारी, 6 ट्रीटमेंट है। ऐसे ही यहाँ पर हमारी, जिस तरह यहाँ पर 6 स्टूडेंट है, समझो 6, मैंने जो पहला एग्जांपल दी थी उसके मुताबिक हमारे पास डाटा है 6 स्टूडेंट का, और हर स्टूडेंट के 3 एप्लीकेट्स है, हर स्टूडेंट के 3, समझ आ गई यहाँ पर। अच्छा अब हमारे पास, अब हमने क्या करना है कि सिर्फ इन चीजों का ना, अब हमने आना नहीं, हमने सिर्फ ये वाला लेना है यहां से यहां तक, ये जो एक्सप्रेशन का डाटा है इसको कॉपी करना है आपने। आपने इसको स्टैटिस्टिक 8.1 में लेके जाना है, ठीक है। कॉपी करके इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है। अच्छा पेस्ट करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपने स्टैटिस्टिक्स में जाना है, लीनियर मॉडल में जाना है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जाना है। अगर तो ये एक ही फैक्टर होता, सिंपली हमने सीआरडी में चले जाना था। किसमें, सीआरडी में। यहां पर फैक्टर कितने हैं, 2 है, एक टाइम है, एक पैथोजन है, एक टाइम है, एक पैथोजन है। इसलिए ये फैक्टोरियल डिजाइन है, क्या है, तो आपने यहां पर फैक्टोरियल डिजाइन में चले जाना है। सीआरडी फैक्टोरियल है, ये क्या है, सीआरडी फैक्टोरियल, एवरीथिंग इज क्लियर। अब यहां पर क्लिक करेंगे ना, अब इसने बता देना है कि हमारे डिपेंडेबल वेरिएबल्स कौन से हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। हमारे पास जो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं वो तो है हमारे पास 2 है, एक पैथोजन है और एक टाइम है ना। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। एक है पैथोजन है और एक है टाइम, ये हमारे हैं ट्रीटमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो डिपेंडेबल वेरिएबल जीन का एक्सप्रेशन सबका ये है डिपेंडेबल वेरिएबल्स, ये सारे हमारे इधर चले जाएंगे। अब है यहाँ पर रेप्लिकेट वेरिएबल्स, वो ये हैं। जब ब्लॉक वेरिएबल्स तब लगाते हैं जब हम हमारा ना डाटा फील्ड का हो, क्या हो, फील्ड का, क्योंकि हमारा डाटा ये फील्ड का नहीं है, ये कंट्रोल कंडीशन का है, इसलिए ब्लॉक वेरिएबल्स यहाँ पर नहीं आएंगे। अच्छा और अब हमने देखना है कि इंटरेक्शन आपने कब तक कहा, कितने तक का करना है, क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए हम इसको अप टू 2 वे कर दें और इसको ओके कर दें। अब ये आ गया अनोवा, ये क्या आ गया, अनोवा हमें ये बताता है कि अगर तो पी की वैल्यू, इफ द पी की वैल्यू इज, क्या है कि उससे ज्यादा हो, किससे, 0.05 से ज्यादा हो। अब ये देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि पैथोजन से रिलेटेड 0.50 है, इट मींस देयर इज नो अफेक्ट, इसकी पी की वैल्यू क्या है, 0.6 है या 0.5 है, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, इट मींस पैथोजन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ और दिस जीवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ G1, जीन 1 के एक्सप्रेशन के ऊपर ना। अब यहां पर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। अच्छा अब लेकिन यहां पर आप देखें, यहां पर जीन 2 के अंदर भी कोई खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस 0.05 से कम कोई भी नहीं है। यहां पर पहला है पैथोजन और टाइम का आपस में इंटरेक्शन के ऊपर भी इन्होंने डाटा जनरेट कर दिया है, ठीक है। अब नीचे है, यहां पर है, यहां पर हमें जीन 3 के लिए हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आ रहा है, तीनों में हमारे 0.05 से कम है। इट मींस दिस जीन इज वेरी इंपॉर्टेंट,
दिस जीन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक, जो ट्रायल के अंदर जिस जीन का जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट आया है, वो है G3। अच्छा, वो अक्सर मैं कहता होता हूँ कि हमें फर्ज किया हमने ये मालूम करना है कि कौन लोग अच्छे हैं और कौन कमीने हैं, ठीक है। अच्छा, या सारे अच्छे हैं या सारे कमीने हैं, ये मालूम करनी है। अगर सारे अच्छे हो तब भी पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर आएगी। अगर सारे अच्छे हैं तो पी की वैल्यू क्या आएगी? अगर सारे कमीने हैं फिर भी ग्रेटर आएगी। अगर मिक्स है, कोई कमीना है कोई नहीं है, ठीक है, तो तब क्या आएगा? पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी। अच्छा, अब यहां पर हमें यह पता चल गया कि कमीना तो है कोई, जब डिफरेंट है, कोई अच्छा भी है कोई। अच्छा, हमें हमने ये बताना कि केड़ा सब तो चंगा कमीना। अब हमने वो मालूम करना। अच्छा, कौन सा जीन है जिसका एक्सप्रेशन ज्यादा है, वो नहीं यहाँ पता चला। हमें जहां से ये पता चला है कि पी की वैल्यू 0.05 से कम आई है, इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ G3 के अंदर वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है ना, उनके दरमियान में वेरिएशन है, उनके दरमियान में कोई ना कोई तो डिफरेंसेस है। अब वो कितने डिफरेंसेस हैं, जब वो कितना कमीनापन है उसके अंदर, उसके लिए हम एक और टेस्ट लगाते हैं इसी के अंदर ही। समझ आ गई? समझ आ गई आप लोगों को कि वो अब ये सारे जीन्स का एक्सप्रेशन का डाटा हमें अनोवा से मिल जाएगा। ये अनोवा ने हमें बता दिया कि सिर्फ जो जीन आपका है ना, ये वाला भी जीन है, इसमें भी ये वाला 0.05 से कम है। समझ आ गई? अब बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमने ये मालूम करना है कि कितना कितना कमीना है, ठीक है। जी, सिर्फ एक क्लिक करना है तो वो से आ जाना, ठीक ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रिजल्ट्स में जाएंगे ना आप, आपने मल्टीपल कंपैरिजन में जाना है, ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन में। यहाँ पर अब आपने देखना है कि कौन कौन से जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहे हैं, या उनका आपने देख लेना है। पर क्या पैथोजन का हम कर लें, टाइम का कर लें, और इनके इंटरेक्शन का कर लें, ठीक है। और इसके लिए हम एलएसडी लगा दें इसमें, एलएसडी, और इसको कर दें। अब यहाँ पर ए तीनों सेम है, तीनों या अच्छे हैं या बुरे हैं, और इसकी पी की वैल्यू भी 0.05 के ऊपर आई, ग्रुपिंग नहीं हुई, तीनों ट्रीटमेंट सेम है। जो यहाँ पर वो कह रहा है कि तीनों पैथोजन के जो ग्रुप है ना, पैथोजन के तीनों ग्रुप का कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अगर इसी में टाइम की क्या बात हुई तब भी दोनों में कोई ग्रुपिंग नहीं हुई, दो ग्रुप नहीं बने, यहां पर भी कोई ग्रुप नहीं बना। जब पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी ना, तब ग्रुपिंग बनेगी। अब नीचे यानी तुम्हारा G3 के अंदर बनी थी ना, ये तो G1 है। अब जाते हैं हम G3 की तरफ। ये देखो ना, यहां पर आप देखिए बच्चों, ये G3 में ना दो ग्रुप बन गए, ये ज्यादा कमीने हैं, ये कम कमीने हैं, दो ग्रुप बन गए ना, ऐसे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी दो ग्रुप बन गए। जहां ग्रुप बनेंगे ना, वहां पी की वैल्यू 0.05 से, समझ आ गई आपको? अब आपने जब इसके ग्राफ बनाने हैं, अक्सर ग्राफ के ऊपर लिखा होता है ABCD, अगर ए लिखा हो, इनमें तीनों सेम तरह के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, स्टैटिस्टिकली दे आर नॉट डिफरेंट। अगर हम देखते हैं 0.0001 पी की वैल्यू है तो हाईली, 3-4 स्टार लगा देते हैं, हाईली सिग्निफिकेंट। अगर 0.01 आया, हाईली सिग्निफिकेंट है, नहीं, अगर 0.05 से ऊपर है फिर तो नॉन सिग्निफिकेंट है ना, फिर तो। अगर 0.05 से 0.04 है, इट मीन सिग्निफिकेंट है, लेकिन हाईली सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर वी की वैल्यू 0.001, इट मीन हाईली, उसके लिए हम 3-4 स्टार लगा देते हैं। जब आप ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आप दे देते हैं, जो आपका रीडर है ना, वो सिर्फ ग्राफ देख के पता चल जाता है उसको किस जीन ने अच्छा बिहेवियर, किस पैरामीटर ने अच्छा बिहेवियर शो किया है, और किस पैरामीटर ने अच्छा शो नहीं किया। जस्ट अब आप इसको अच्छा, जब आपने अब इसको रिजल्ट को लिखना कैसे है,
ऐसा लिखेंगे कि आउट ऑफ 7 जीन्स 4 वर देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन 4 genes, but only significant difference was observed in gene 3, and they were grouped into the different treatment के मुताबिक उसको इन ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया, समझ आ गई। और उसके मुताबिक हमारे मुताबिक दिस जीन कैन बी अ वेरिएबल, जो है ना वो कि ये सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेट हो रहा है या डाउन रेगुलेट हो रहा है। फिर आप उसका, अब फिर आप इसका क्या करें कि जो जहां आपको लगता है दो ग्रुपिंग हुई है ना, आप उसका ना दो दो जो कंट्रोल के साथ टी टेस्ट भी कर लें, सिर्फ 2 ट्रीटमेंट। अब 6 ट्रीटमेंट थी ना, उनमें से हमें लगा कि एक ट्रीटमेंट जो बेस्ट आई है, दूसरी 5 सेम है, तो अब आपने जो बेस्ट आई है ना उसका कंट्रोल के साथ टी टेस्ट लगा लें, कंट्रोल के साथ टी टेस्ट लगा लें, तो आपको काफी हद तक एक और लॉग भी और डिफरेंसेस का भी पता चल जाएगा। तो इससे आपको काफी हद तक राइट टाइम में बड़ी हेल्प मिलेगी। आपके पास मल्टीपल डाटा है, डिफरेंट तरीके से आपने डाटा जनरेट किया है। फिर मैं अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि तो 2 जीन्स है ना, अगर एक जीन अप रेगुलेट हो रहा है तो दूसरा भी अप रेगुलेट हो रहा है। ये कोरिलेशन एनालिसिस में आपको करके ये स्टैटिस्टिकली आपको ये सारा आपको ड्राइवर बनाऊंगा, ना कि आप ना वो इंजीनियर बन रहे हैं स्टैट वाले डिपार्टमेंट से। हाँ, मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको प्रैक्टिकली दैट विल हेल्प यू इन, ठीक है, समझ आ रही है आपको इंशाल्लाह। तो इस तरह नेक्स्ट है इसके ग्राफ कैसे बनाने हैं। ग्राफ हमने एवरेज के ऊपर हीट मैप बना ले, या हाँ एवरेज भी नहीं नहीं एवरेज पे हीट मैप बनाने, लेकिन उसको हम डिस्कस कैसे करेंगे जब ये राइट अप के लिए हमें जरूरी है कि उसको डिस्कशन कैसे करनी है। एक मिनट इसको बंद कर दो।